पत्र अर्थव्यवस्था पहचानते हुए सरकार ने विभिन्न पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र को समर्थन दिया है। इन हस्तक्षेपों में देशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुओं के कल्याण को बढ़ाने के लिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मादा गायों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए IVF तकनीक और सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन को बढ़ावा देना और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों FPO और स्वयं सहायता समूहों के गठन और विकास को प्रोत्साहित करने की पहल शामिल है। इसके अलावा किसानों के दरवाजे तक प्रजनन इनपुट पहुंचाने के लिए ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय AI तकनीशियनों मैत्री की व्यवस्था स्थापित की गई है। पिछले 4 वर्षों में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 38,736 मैत्री को शामिल किया गया है। साथ ही खारे पानी की जलीय कृषि के विस्तार के माध्यम से बंजर भूमि को संपदा में बदलने पर केंद्रित पहल और मीठे पानी की मत्स्य पालन, ठंडे पानी की मत्स्य पालन, सजावटी मत्स्य पालन और मोती की खेती का विकास है। कुल मछली उत्पादन यानी अंतर्देशीय और समुद्री दोनों वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 184.02 लाख टन हो गया है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन था। इसके अलावा भारत का समुद्री खाद्य निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 40,662.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 60,523.89 करोड़ रुपए हो गया है, जो 29.70% की वृद्धि दर्शाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना यानी PMMKSSY के अंतर्गत राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी NFDP का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत मात्र 4 महीने की अल्पावधि में 16.35 लाख मछली उत्पादकों, श्रमिकों, विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं को सफलतापूर्वक संगठित और पंजीकृत किया गया, ताकि उनकी कार्य आधारित पहचान दर्ज की जा सके। संबद्ध क्षेत्रों के महत्व को समझते हुए सरकार ने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और पशुधन उत्पादकता और रोग नियंत्रण में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं। वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत यानी ANB प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में 2020 में 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकास कोष यानी AHIDF प्रारंभ किया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार उधारकर्ता को 3% ब्याज अनुदान और कुल उधारी के 25% तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। राष्ट्रीय मिशन यानी NLM योजना को 2021-22 से 2025 के लिए पुनर्गठित किया गया है। ये योजना फीड और चारा विकास सहित मुर्गी पालन, भेड़, बकरी और सुअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर केंद्रित है। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण को टीकाकरण द्वारा आर्थिक और जूनोटिक महत्व के पशु रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। खुरपका रोग और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए मवेशियों, भांस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी को खुरपका रोग और 4 से 8 महीने की उम्र की गोजातीय मादा बछड़ों को ब्रुसेलोसिस के खिलाफ पूर्णतः टीकाकरण करके राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NADCP लागू किया जा रहा है। भारत और जलीय कृषि उत्पादन में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में गिना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा झींगा निर्यातक भी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा यानी मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत ANB पैकेज के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने 20,050 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अब तक का सर्वाधिक निवेश है, जिसे सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024 तक यानी 5 वर्षों तक लागू किया जाएगा, ताकि मछुआरों, मछली किसान और मछली श्रमिक के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र का सतत और उत्तरदायी विकास। इसमें प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई, जैसे समुद्री मत्स्य पालन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, मछुआरों का कल्याण, बुनियादी ढांचा और फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, सजावटी मत्स्य पालन, जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन और समुद्री घास की खेती आदि। इससे पहले मत्स्य पालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने पर ध्यान दिया गया। 2018-19 से 2022-23 तक की 5 वर्षों की अवधि के लिए एक समर्पित मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की गई थी। मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से 9.4 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। सहयोग से समृद्धि तक सहकारी समितियां ग्रामीण आर्थिक। मैं आपके लिए ये टेक्स्ट पढ़ता हूं। 2nd ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र अर्थव्यवस्था, बेहतर सेवा के लिए संस्था को मजबूत बनाना। भारत में सहकारी समितियां कृषि, ऋण और बैंकिंग, आवास और महिला कल्याण सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ये समितियां वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में आवश्यक हैं। सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न रणनीतिक पहलुओं को लागू किया है। इनमें विशेष रूप से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के लिए मॉडल उपनियम की शुरुआत शामिल है, जो उनके संचालन के लिए एक संगठित प्रणाली प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को प्राथमिकता दी है। एक अन्य प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सामान्य सेवा केंद्रों CSCs में बदलना है, जिनका उद्देश्य वित्तीय सहायता से परे सेवाएं प्रदान करना है।
इसके अलावा विशेष रूप से डेयरी सहकारी समितियों के लिए रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना है, जिसका उद्देश्य इन संस्थाओं और इनके सदस्यों की वित्तीय क्षमताओं में सुधार लाना है। इसके अलावा 35,293 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में काम कर रही हैं, जो किसानों को आवश्यक उर्वरक और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। राष्ट्रीय आयोग किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कार्य योजना का सुझाव देने के लिए वर्ष 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित। कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मूल्यों में उतार चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा हेतु बाजार जोखिम स्थिरीकरण कोष (MRSF) का सुझाव एवं वर्षा संबंधी जोखिमों से बचाव हेतु कृषि जोखिम कोष (एग्रीकल्चर रिस्क फंड) का सुझाव, सभी राज्य स्तरीय किसान आयोग (फार्मर कमीशन) के गठन का सुझाव, किसानों के लिए बीमा योजनाओं का विस्तार, केंद्र एवं राज्यों में कृषि मंत्रालयों का नाम बदलकर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय करने का सुझाव। राष्ट्रीय नीति 2007 ये स्वतंत्र भारत की तीसरी कृषि नीति है। प्रथम कृषि नीति 1992, द्वितीय कृषि नीति 2000 में प्रस्तुत की गई थी। प्रमुख लक्ष्य: कृषकों की निवल आय में पर्याप्त वृद्धि, जैव सुरक्षा को सशक्त बनाना, ग्रामीण आजीविका पर ध्यान देना, कृषकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, परिवारों के लिए गैर कृषि रोजगार के पर्याप्त अवसर विकसित करना, न्यूनतम समर्थन कार्य प्रणाली के विकास के लिए कृषि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल करना। भारत में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रमुख स्थान रखता है। ये औसतन वित्त वर्ष 2011-12 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 30% था और इसने 12.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया। भारत के सकल मूल्यवर्धन (GVA) में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। उद्योगों का महत्व: आर्थिक विकास का वाहक, रोजगारों का सृजन, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विकास प्रक्रिया को गति देना, आधारभूत संरचना के विकास में सहायक, निर्यात में वृद्धि, कृषि को यंत्रीकृत साधन उपलब्ध कराना, सेवा क्षेत्र हेतु आधार निर्मित करना, अर्थव्यवस्था में विभिन्न मांगों की पूर्ति में सहायक। औद्योगिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण तथ्य: वित्त वर्ष 2023-24 में औद्योगिक विकास में तेजी आई, जिसमें निर्माण और निर्माण क्षेत्र सबसे आगे रहे। वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर 6.2%। विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले दशक में 5.2% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की। विनिर्माण क्षेत्र में भारत की वैश्विक भागीदारी 2.8% है। औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें 4 उपक्षेत्र शामिल हैं: ई खनन और उत्खनन, ई बिजली गैस जलापूर्ति और उपयोगिताएं, ई विनिर्माण और निर्माण, महामारी से काफी प्रभावित हुए, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 में संकुचन हुआ। वित्त वर्ष 2024 में औद्योगिक वृद्धि पिछले 5 वर्षों के औसत से अधिक रहने की उम्मीद है। बिजली और निर्माण में मजबूत वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2024 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि हुई। वर्तमान में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। सीमेंट उद्योग की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता लगभग 649 मिलियन टन है, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 में सीमेंट उत्पादन लगभग 427 मिलियन टन है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थित हैं। सीमेंट उद्योग का लगभग 87% हिस्सा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों में केंद्रित है। उद्योग के पास घरेलू सीमेंट की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-नवंबर में देश की अपरिष्कृत इस्पात, क्रूड स्टील और तैयार इस्पात उत्पादन में क्रमशः 3.3% और 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत स्टील का शुद्ध आयातक रहा है। तैयार स्टील के निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के बीच अंतर के कारण हुई। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2023 में बस्तर जिले में नगरनार इस्पात संयंत्र की स्थापना की। कोयला लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनाओं को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (VGF) प्रदान करने के लिए 2023-24 के दौरान 8,500 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एक योजना शुरू की गई है। कोयला निकासी के लिए तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत और लागत प्रभावी रसद विकसित करने के लिए फरवरी 2024 में एकीकृत कोयला रसद नीति और योजना शुरू की गई। मई 2023 में संशोधित कोयला ब्लॉक आवंटन नियम 2017 को अधिसूचित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) 2025-26 तक बिजली खनन अधूरा वाक्य बी गति से पढ़कर औद्योगिक क्षेत्र।
रसायन एवं पेट्रो-रसायन क्षेत्र स्थिर मूल्यों पर 2011-12 रसायन एवं पेट्रो-रसायन उत्पाद विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन जीवीए में 9% से अधिक और कुल निर्यात में 7% का योगदान करते हैं। देश इन उत्पादों का शुद्ध आयातक है, जिसमें पेट्रोकेमिकल मध्यवर्ती वस्तुओं का लगभग 45% आयात पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल उद्योग वित्त वर्ष 2023-24 में इस उद्योग ने ऑटोमोबाइल की घरेलू बिक्री में 12.5% की वृद्धि दर्ज की। कपड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत के जीवीए विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है। भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक है और कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। भारत कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 4% है। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 8% रही। हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र और परिधान का वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात 35.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार 26.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और भारत इसका शुद्ध निर्यातक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रेडीमेड कपड़ों की 41% रही। भारत की कपड़ा और परिधान उत्पादन क्षमता का अधिकांश हिस्सा एमएसएमई के कारण है, जो इस क्षेत्र में 80% से अधिक का योगदान देता है। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में वित्त वर्ष 2027-28 तक 7 पीएम मित्र और पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में 1.90 लाख करोड़ रु से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 9.52 लाख करोड़ रु हो गया है। अब 99% स्मार्टफोन का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% है। वित्त वर्ष 2014-15 में मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोन आयात बाजार का 78% था, जो वित्त वर्ष 2022-23 तक घटकर केवल 4% रह गया। आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना मई 2023 में अधिसूचित की गई। फार्मास्यूटिकल्स भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। B21 नाथ पब्लिकेशन क्या आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों पेजों की महत्वपूर्ण सांख्यिकी डेटा की एक तुलनात्मक तालिका टेबल बना दूं? यहाँ एज इट इज जैसा है वैसा ही टाइप किया गया है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था 4.17 लाख करोड़ रु था, जो पिछले 5 वर्षों में औसतन 10.1% की दर से बढ़ा है। कुल कारोबार में निर्यात का हिस्सा 50% है, जिसका मूल्य वित्त वर्ष 2023-24 में 2.19 लाख करोड़ रु था। फार्मास्यूटिकल्स का कुल आयात लगभग 55.44 करोड़ रु का था। सरकार ने इस क्षेत्र की मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि PLI योजना और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को मजबूत करना। भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग लगभग 15% की CAGR के साथ तेजी से विकास कर रहा है। वर्तमान में भारत वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार का अनुमानित 1.5% हिस्सा रखता है। एशिया के भीतर भारत, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद बाजार के आकार के मामले में चौथे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर भारत को शीर्ष 20 चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। बौद्धिक संपदा माइनस भारत में सशक्त बौद्धिक संपदा तंत्र है। वाइपो रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल करने वाले देशों में 6ठे स्थान पर है। पेटेंट आवेदन मुख्य रूप से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और बायोमेडिकल तथा संचार क्षेत्रों में हैं। राष्ट्रीय IPR नीति 2016 के बाद से पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को निर्धारित करने वाले नियमों में संशोधन ने आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है और अनुपालन की जटिलताओं को कम किया है। पेटेंट संशोधन नियम 2024 ने पेटेंट प्रक्रिया दाखिल करने और अनुरक्षण को और सरल बना दिया है। सरकार ने बौद्धिक संपदा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कई अन्य पहलों को भी लागू किया है। सरलीकृत पेटेंट प्रक्रियाएं सरकार ने पेटेंट कार्य और विदेशी फाइलिंग के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाया है। सरलीकृत ट्रेडमार्क प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। शुल्क में कमी पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क फाइलिंग के लिए स्टार्टअप, MSME और शैक्षणिक संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण शुल्क में कटौती लागू की गई है।
स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना एसिप ये पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल करने और संसाधित करने में स्टार्टअप को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। बौद्धिक संपदा सारथी चैटबॉट बौद्धिक संपदा पंजीकरण और अनुदान प्रक्रियाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं को तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सेवाएं प्रदान करके अनुसंधान एवं विकास तथा बौद्धिक संपदा व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संगठन बनाए गए हैं। सरकार ने इन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए देश भर में 34 प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। इन उपायों ने आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक कुशल बना दिया है, जिससे भारत को वैश्विक आईपी लीडर के रूप में उभरने में मदद मिली है। पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों के लिए शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जीआई में भारत की रैंक 2015 में 81वें स्थान से सुधरकर 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर आ गई है। ये 38 निम्न मध्यम आय समूह अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर है और मध्य तथा दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर है। भारत वाइपो द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग 2024 में 4 शहर के साथ दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में चौथा स्थान रखता है। भारत में अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मात्र 0.64% है। भारत में न केवल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कम है, बल्कि यह क्षेत्रवार केंद्रित भी है। दवा और फार्मास्यूटिकल सबसे आगे हैं, उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, रक्षा और जैव प्रौद्योगिकी का स्थान है। सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसंधान एवं विकास मुख्य रूप से रक्षा उद्योग द्वारा संचालित है। उसके बाद ईंधन और धातुकर्म क्षेत्र हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र भारत की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उद्यमिता को बढ़ावा देने और अपेक्षाकृत कम पूंजीगत लागत पर बड़ी संख्या में नौकरियों का सृजन करके यह क्षेत्र कृषि के बाद दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई ने 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिए। उद्यम पोर्टल एमएसएमई को पंजीकृत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार करने में सुगमता लाने के लिए सरकार ने जुलाई 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। 5 जुलाई 2024 तक इस पोर्टल पर 4.69 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक बनाने के लिए सरकार ने सिडबी एसआईडबी के सहयोग B22 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस डेटा से आपके रिवीजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न MCQs तैयार करूं? लिए यहाँ एज इट इज जैसा है वैसा ही टाइप किया गया है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र अर्थव्यवस्था से जनवरी 2023 में उद्यम सहायता मंच पेश किया। एमएसएमई को ऋण की सुविधा देने के लिए बजट 2023-24 में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कोष में 9,000 करोड़ रु के साथ माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना CGTMSE का पुनर्गठन किया गया। इसका उद्देश्य एमएसएमई को कम ब्याज दरों पर अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रु का ऋण उपलब्ध कराना था। 2023-24 में अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी 45.7% थी। ट्रेड्स ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम RBI द्वारा विनियमित ट्रेड्स एक ऐसा बाजार है जो सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉरपोरेट्स आदि जैसे खरीदारों को एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार अपने एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है। संभावित विस्तार वाले एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ आत्मनिर्भर भारत कोष 2020 शुरू किया है। इस कोष में सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी उद्यम पूंजी कोष के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आसान ऋण प्रदान करने के अलावा सरकार एमएसएमई समाधान और चैंपियंस उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का सृजन और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग पोर्टल जैसे उपायों के माध्यम से एमएसएमई के मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विलंबित भुगतानों के मुद्दों से निपटने के लिए एमएसएमई आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद OMSCFC से संपर्क कर सकते हैं। सरकार देश भर में क्लस्टर विकसित करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम OMSECDP 2007 लागू कर रही है। इसके तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC प्रौद्योगिकी, कौशल, गुणवत्ता आदि में सुधार जैसे सामान्य मुद्दों को समाधान करने के माध्यम है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा तैयार की गई व्यवसाय सुधार कार्य योजना BRAP का उद्देश्य राज्यों में व्यापार करने में सुगमता का आकलन करना और उसे बढ़ाना है। औद्योगिक उत्पादन में राज्यवार पैटर्न। वित्त वर्ष 2022-23 में देश में GVA स्थिर मूल्यों पर 2011-12 का लगभग 87.7% औद्योगिक और सेवा गतिविधियों द्वारा उत्पन्न हुआ है, जिसमें अंतर्राज्यीय भिन्नता है। 4 राज्यों पश्चिमी गुजरात,
महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का कुल औद्योगिक जीएसवीए में लगभग 43% हिस्सा है। इसके विपरीत पूर्वोत्तर के 6 राज्य, असम और सिक्किम को छोड़कर की हिस्सेदारी औद्योगिक जीवीए का केवल 0.7% रही। खनन क्षेत्र कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 8% का योगदान देता है। खनन गतिविधि शीर्ष 5 राज्यों यानी असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा के साथ अत्यधिक केंद्रित है, जो कुल राज्य खनन जीएसवीए का लगभग 60% हिस्सा है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु प्रति व्यक्ति कारखानों की सबसे अधिक सघनता के साथ सबसे आगे है, उसके बाद गुजरात है। तमिलनाडु पारंपरिक चमड़ा क्षेत्र में अग्रणी है और अब गैर चमड़े के फुटवियर के विकास में भी आगे है। यह राज्य भारत के फुटवियर और चमड़ा उत्पादों के उत्पादन में 38% की हिस्सेदारी रखता है, जो भारत के कुल चमड़ा निर्यात में लगभग 47% है। वर्ष 2018 में भारत के विविध जिलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में उत्पादित एक एकल प्रतिष्ठित उत्पाद के माध्यम से प्रत्येक जिले की विशिष्ट शक्तियों की पहचान, ब्रांडिंग और प्रचार करने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP पहल शुरू की। इस पहल ने अब तक देश भर के 761 जिलों से 1102 उत्पादों की पहचान की है। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि अपने राज्य की राजधानी या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और अन्य सभी राज्यों के ऐसे उत्पादों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इन पीएम एकता मॉल का उद्देश्य ODOP के कारीगरों और उपभोक्ताओं को जोड़ना है। भारत में औद्योगिक नीति भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न औद्योगिक नीतियां इस प्रकार हैं। औद्योगिक नीति संकल्प 1948। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया। लघु एवं कुटीर उद्योगों को महत्व दिया गया। सरकार ने विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र अर्थव्यवस्था। 1. केंद्र सरकार का विशेष एकाधिकार, हथियार और गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन और रेलवे का प्रबंधन। 2. नया उपक्रम केवल राज्य द्वारा किया जाता है। कोयला, लोहा और इस्पात, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि। 3. सरकार द्वारा विनियमित किए जाने वाले उद्योग, बुनियादी महत्व के उद्योग। 4. निजी उद्यम व्यक्तियों और सहकारी समितियों के लिए खुला शेष। औद्योगिक नीति संकल्प 1956। इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। इसे 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। 1. अनुसूची ए, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र 17 उद्योग शामिल थे। 2. अनुसूची बी, मिश्रित क्षेत्र सार्वजनिक और निजी, इसमें 12 उद्योग शामिल थे। 3. अनुसूची सी, केवल निजी उद्योग। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र, लघु उद्योग, विदेशी निवेश के लिए प्रावधान है। नई चुनौतियों का सामना होने समय समय पर इसे 1973, 1977 और 1980 में वक्तव्यों के माध्यम से संशोधित किया गया। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977। ये नीति 1956 की नीति का विस्तार थी। गरीबों को रोजगार देना और धन के संकेंद्रण में कमी लाना इसका मुख्य लक्ष्य था। यह नीति मुख्य रूप से विकेंद्रीकरण पर केंद्रित थी। इसने लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी। इस नीति ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNC पर प्रतिबंध लगा दिया। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980। 1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य में घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, आधुनिकीकरण, चयनात्मक उदारीकरण और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसने लाइसेंसिंग को उदार बनाया। इस नीति के कारण MRTP अधिनियम 1969, एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं और फीरा अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 पेश किए गए। इसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता और औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को उदार बनाना था। इस नीति ने प्रतिस्पर्धी निर्यात आधारित और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की नींव रखी। नई आर्थिक नीति LPG 1991। उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति, उद्योगों और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण, उद्योगपतियों के लिए कोटा प्रणाली के स्थान पर निजीकरण, आयात तथा निर्यात के लिए परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन L, प्राइवेटाइजेशन P, ग्लोबलाइजेशन G। उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों में कमी, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार बनाना। यह आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। निजीकरण।
निजीकरण से अभिप्राय है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के प्रवाह के माध्यम से एकीकृत करता है, अर्थात इसका अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोलना। औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताएं। औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति - उन उद्योगों की संख्या घटाकर मात्र 18 कर दी गई जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था। वर्तमान में मात्र 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित सामान, बारूद, औद्योगिक विस्फोट तथा विस्फोटक फ्यूज, खतरनाक रसायन। B24 नाथ पब्लिकेशन। लाइन टू लाइन और बिल्कुल वैसा ही दिया गया है जैसा इमेज में लिखा है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र - अर्थव्यवस्था। ग्रेटर देन तंबाकू, सिगरेट तथा अन्य संबंधित उत्पाद। ग्रेटर देन मादक पेय। उद्योगों को अनारक्षित करना। 1956 की औद्योगिक नीति द्वारा केंद्र सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों को घटाकर 8 कर दिया गया। वर्तमान में मात्र 2 उद्योग ऐसे हैं जो संपूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार के लिए आरक्षित हैं। ग्रेटर देन नाभिकीय अनुसंधान तथा संबद्ध गतिविधियां। ग्रेटर देन रेल सेवा। MRTP सीमा का समापन - इस नीति के तहत MRTP सीमा ₹100 करोड़ का समापन किया गया ताकि उद्योगों का विलय तथा अधिग्रहण संभव हो सके। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन - इस औद्योगिक नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में 51% तक विदेशी पूंजी की स्वीकृति दी गई। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत 1991 में की गई एवं पोर्टफोलियो निवेश की शुरुआत 1994 में हुई। तुलनात्मक तालिका। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फीरा). विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फीमा). 1973 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पारित। दिसंबर 1999 में फीरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम पारित। 1 जनवरी 1974 से लागू। फीमा जून 2000 से लागू। फीरा में 81 धाराएं हैं। फीमा में 49 धाराएं हैं। फेरा की परिकल्पना इस धारणा के साथ की गई थी कि विदेशी मुद्रा एक दुर्लभ संसाधन है। फीमा की परिकल्पना इस धारणा के साथ की गई थी कि विदेशी मुद्रा एक परिसंपत्ति है। फीरा को भारत में विदेशी मुद्रा और भुगतान को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेन देन का संरक्षण करना था। फीमा को विदेशी मुद्रा पर कड़े नियमों को हटाने और विदेशी मुद्रा और भुगतान के व्यवस्थित प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेन देन का प्रबंधन करना था। विदेशी मुद्रा पर फीरा के नियम और विनियम रूढ़िवादी और प्रतिबंधात्मक थे। विदेशी मुद्रा के प्रति फीमा का दृष्टिकोण लचीला है। ये अधिनियम तब लागू हुआ जब देश में विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी नहीं थी। यह अधिनियम तब लागू किया गया था जब फीरा के सख्त प्रावधान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा बन रहे थे। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग - इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के साथ इसका विलय करके इसका पुनर्गठन किया गया। इसका कार्य भारत में औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करना तथा उद्योगों के संतुलित विकास को सरल बनाना है। यह विभाग विदेशी निवेश तथा तकनीकी प्रवाह और औद्योगिक विकास के लिए प्रयास करता है। जनवरी 2019 में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP का नाम बदलकर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT कर दिया गया। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के कार्य औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति बनाना एवं उसे कार्यान्वित करना, वित्तीय, अवसंरचनागत तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराकर औद्योगिक वृद्धि को गति प्रदान करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति बनाना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अनिवासी भारतीय निवेशों को आसान बनाकर बढ़ावा देना, पेटेंट, व्यापार चिन्ह, औद्योगिक डिजाइन तथा माल वस्तु के भौगोलिक संकेत के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नीतियां बनाना। यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बनाने में इस्तेमाल करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक तथा मासिक औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों का संकलन भी करता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा औद्योगिक प्रदर्शन एवं विकास के मापन हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन करने एवं औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित नीति निर्माण के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन करते हुए 2004-05 के स्थान पर 2011-12 कर दिया है। विनिर्माण क्षेत्र को 79.3%,
खनन क्षेत्र को 10.20% और बिजली क्षेत्र को 10.50% भारांक प्रदान किया गया है। कोर इंडस्ट्रीज 8 प्रमुख अवसंरचना सहयोगी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट शामिल हैं। B-25 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी का उपयोग मैच के डेटा का लाइन दर लाइन हिंदी विवरण सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था तथा विद्युत शामिल हैं। 8 महत्वपूर्ण उद्योगों के सूचकांक का आधार वर्ष औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संशोधित 8 महत्वपूर्ण उद्योगों का संयुक्त भारांश 40.3% है। इस संशोधित भारांश में सबसे अधिक भारांश रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है, जबकि सबसे कम भारांश उर्वरक उद्योग को दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम माइनस सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित उद्यमों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या PSUs कहा जाता है। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के आधिपत्य वाले सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी पूंजी की हिस्सेदारी 51% या इससे अधिक होती है। औद्योगिक नीति 1956 ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय स्थान प्रदान किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और PSUs को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम PSEs, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSEs और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSBs के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के उद्योग माइनस लोक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। महारत्न माइनस महारत्न योजना का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व में बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश। उस उपक्रम को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, वो भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना कारोबार रु. 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो, पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध संपत्ति रु. 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो, कर भुगतान के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना शुद्ध लाभ रु. 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो, वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति हो। महारत्न कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के अपनी परियोजना के कुल मूल्य के 15% तक निवेश रु. 5,000 करोड़ अधिकतम तक करने के लिए मुक्त होंगी। कुल 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। 1. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL। 2. कोल इंडिया CIL लिमिटेड। 3. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL। 4. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC। 5. Oil and Natural Gas Corporation Limited ONGC। 6. Steel Authority of India Limited SAIL। 7. Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL। 8. GAIL India Limited GAIL। 9. Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL। 10. Power Grid Corporation of India Limited Power Grid। 11. Power Finance Corporation Limited PFCL। 12. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RECL। 13. ऑयल इंडिया ली। 14. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ली। नवरत्न माइनस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निम्नलिखित मानदंडों के पूरा करने पर नवरत्न की श्रेणी में रखा जाता है। कंपनी को मिनीरत्न श्रेणी -1 और मिनीरत्न श्रेणी -2 का दर्जा प्राप्त हो। पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की गई हो एवं 6 चयनित निष्पादन मानदंडों में 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। ये मानदंड निम्न हैं। माइनस कुल शुद्ध पूंजी, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की लागत, निवल मूल्य के अनुपात के रूप में निवल लाभ, प्रति अंश आय, कुल श्रम शक्ति लागत, अंतरक्षेत्रीय प्रदर्शन। नवरत्न कंपनियों को रु. 1,000 करोड़ या परियोजना के कुल मूल्य का 15% तक बिना सरकार की मंजूरी के निवेश करने की स्वायत्तता प्राप्त होती है। मिनी रत्न श्रेणी -1। लघुत्न मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ प्राप्त हो। पिछले 3 वर्षों में से किसी वर्ष में कम से कम रु. 30 करोड़ या इससे अधिक का कर पूर्व लाभ प्राप्त हो। B26 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप इनमें से किसी विशेष कंपनी या श्रेणी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं? टा नीचे व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र माइनस अर्थव्यवस्था। मिनीरत्न श्रेणी -1
मिनीरत्न श्रेणी 1 की कंपनियां रु 500 करोड़ या अपने निवल संपत्ति के बराबर जो भी कम हो के बराबर निवेश करने हेतु स्वतंत्र होती है। मिनीरत्न श्रेणी -2 द्वितीय श्रेणी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को लगातार 3 वर्षों तक लाभ कमाना चाहिए तथा उद्यम का एक सकारात्मक मूल्य होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी की मिनीरत्न कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना रु 300 करोड़ या अपने मूल्य का 50% तक जो भी कम हो पूंजी व्यय की स्वायत्तता रखती हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जिनमें पूर्ण विकसित आधारभूत संरचना मौजूद होती है तथा जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। भारत की औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने एवं विदेश निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2000 को विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई। इस नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया, जो फरवरी 2006 से लागू है। SEZ नीति की समीक्षा के लिए बाबा कल्याणी समिति गठित की गई थी। भारत में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ गुजरात के कांडला में 1965 स्थापित किया गया था। इसे कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया का पहला SEZ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख उद्देश्य: 1. घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना। 2. वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना। 3. अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना। 4. बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। 5. रोजगार के अवसरों का सृजन करना। औद्योगिक वित्त: 1. दीर्घकालीन पूंजी स्थिर पूंजी: उद्योग के प्रारंभ में भूमि, भवन, मशीनों, औजार, फर्नीचर आदि स्थायी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए आवश्यक पूंजी को दीर्घकालीन पूंजी कहते हैं। 2. अल्पकालीन पूंजी कार्यशील पूंजी: किसी उद्योग के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने, कच्चा माल खरीदने, मजदूरी का भुगतान करने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी को अल्पकालिक पूंजी कहते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम SME MSME न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण में भी सहायता करते हैं। MSME विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करके 1 जुलाई 2020 से MSME उद्योगों के वर्गीकरण के नए मानदंड बनाए गए थे, जो निवेश व वार्षिक टर्नओवर पर आधारित थे। श्रेणी: निवेश टर्नओवर: सूक्ष्म माइक्रो निवेश रु 1 करोड़ तक, टर्नओवर रु 5 करोड़ तक। लघु स्मॉल निवेश रु 10 करोड़ तक, टर्नओवर रु 50 करोड़ तक। मध्यम मीडियम निवेश रु 50 करोड़ तक, टर्नओवर रु 250 करोड़ तक। बजट 2025-26 से नए मानदंड: निवेश 2.5 करोड़ तथा टर्नओवर 10 करोड़ तक, निवेश 25 करोड़ तथा टर्नओवर 100 करोड़ तक, निवेश 125 करोड़ तथा टर्नओवर 500 करोड़ तक। ऋण गारंटी सीमा: श्रेणी: पुरानी, नई। सूक्ष्म व लघु उद्यम MSE 5 करोड़, 10 करोड़। स्टार्टअप्स 10 करोड़, 20 करोड़। उत्तम निर्यातक MSME 20 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरुआत 17 सितंबर 2023। मंत्रालय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। उद्देश्य हाथ से अथवा औजार का उपयोग करके काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पहचानना एवं सशक्त बनाना। श्रेणी: 18 श्रेणी के हस्तशिल्पी, मुख्यतः OBC वर्ग पर केंद्रित। नोट प्रारंभिक तौर पर वर्ष 2027-28 तक के लिए लागू। पात्र योजना के तहत बढ़ई, नाव बनाने वाला, लोहार, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, झाड़ू निर्माता, खिलौना निर्माता, नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी तथा मछली पकड़ने का जाल निर्माता आदि। पात्रता: -1 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर, शिल्पकार जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। नाथ पब्लिकेशन B-27। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशेष टॉपिक जैसे SEZ या MSME को और पूरा टेक्स्ट एज इट इज? सेकेंड ग्रेड प्रथम प्रश्नपत्र अर्थव्यवस्था। 2. केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में संचालित क्रेडिट आधारित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि, मुद्रा आदि के तहत ऋण नहीं लिया हो। नोट मुद्रा एवं स्वनिधि के तहत लाभार्थी जिन्होंने ऋण चुका दिया हो वे पात्र हैं।
3. इस योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। लाभ 1. आवेदक को 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग तथा 15 दिन का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण। 2. प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये भत्ता दे। 3. उन्नत उपकरण खरीदने हेतु 15,000 रुपये की सहायता ERUPI तथा वाउचर के रूप में। 4. बिना जमानत के पहली किस्त के रूप में मात्र 5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपये को ऋण। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र माइनस निर्यात